मुझे लगता है कि ये सवाल किसी को भी उलझन में डाल सकता है कि कैसे एक बहुत ही मेधावी छात्र जो देश की सबसे कठिन परीक्षाओं को पास करने की क्षमता रखता है, वो महज एक फोन के झूठे स्टेटस अपडेट और अपने खोखले अहंकार की वजह से अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। बिल्कुल। और अक्सर जब हम ऐसी सफलता की कहानियों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक सीधा रास्ता आता है, जैसे किताबें हैं, अनुशासन है, परीक्षा दी और फिर जीत मिल गई। हाँ, वही तो। लेकिन जब उसी रास्ते में एक डिजिटल स्क्रीन आ जाए और कुछ कच्ची भावनाएं और ईगो की एंट्री हो जाए, तो वो सफर कितनी जल्दी एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और फिर एक त्रासदी में बदल सकता है, ये मतलब कल्पना से परे है। सही कहा आपने। और इस पूरी घटना की जो सबसे खौफनाक बात मुझे लगती है वो यही है कि इस तबाही के पीछे किसी बाहरी दुश्मन या किसी विलन की कोई साजिश नहीं थी। ये तो है। ये एक इंसान के खुद के बुने हुए जाल में खुद के ही फंस जाने की एक बहुत ही गहरी केस स्टडी है। देखिए, जब कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपनी असुरक्षाओं और अपने अहंकार के बीच का संतुलन खो देता है, तो जो विनाश होता है वो किसी भी बाहरी चुनौती से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। एकदम सच बात है। और आज की हमारी इस डीप डाइव का जो मुख्य मिशन है वो इसी उलझन को सुलझाना है। हमारे पास जो आज स्रोत है वो लेखक अविरल गुप्त की एक बहुत ही मार्मिक और विचारोत्तेजक रचना है जिसका नाम है द स्कॉलर्स हिडन ट्रूथ, अ टेल ऑफ लव एंड डिसीट। और हम इसके कुछ अंशों पर गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और इस डीप डाइव के जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक कड़े अनुशासन वाला जीवन छोटी छोटी गलतफहमियों और छलावे और आत्ममुग्धता के चक्रव्यूह में फंसकर बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता है। मतलब ये कहानी तो ताश के उस महल की तरह लगती है जिसे सालों की मेहनत से बनाया गया हो, लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी की हवा उसे पल भर में ढा देती है। तो किसी भी बड़े तूफान के आने से पहले की जो शांति होती है या कहें कि जो एकाग्रता होती है, उसे डिकोड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, तभी हम ये देख पाएंगे कि असल में इस भटकाव की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई थी। उस शुरुआती दौर की जो तस्वीर उभर कर आती है वो देश के लाखों प्रतियोगी छात्रों की वास्तविकता से काफी मेल खाती है। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। स्रोत के हिसाब से ये साल 2024 की शुरुआत का समय है। जी। जनवरी की ठिठुरती रातें हैं और एक छोटे से कमरे में टेबल लैंप की पीली रोशनी के नीचे बैठा एक लड़का है जिसका नाम अवी है। और उसके चारों तरफ इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र की भारी भरकम किताबों और नोट्स का अंबार लगा है। मतलब ये कमरा महज 4 दीवारें नहीं है, बल्कि ये एक तरह की तपस्या की भट्टी है जहां बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर एक लक्ष्य पर फोकस किया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि ये तपस्या कोई साधारण नहीं थी। अविन उन छात्रों में से था जिसने असफलता का कड़वा घूंट पिया था, लेकिन हार नहीं मानी थी। हाँ, क्योंकि 2 बार यूपीपीसीएस का प्री एग्जाम फेल होने के बावजूद वो मैदान में डटा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका यूपीएससी का प्री निकल चुका था। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि उसमें क्षमता या बुद्धिमत्ता की कोई कमी नहीं थी। और उसके परिवार वाले, खास तौर पर उसकी दीदी और जीजा जी, एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट सिस्टम की तरह उसके पीछे खड़े थे। अरे हाँ, मैंने पढ़ा कि उसके जीजा जी तो एक तो इन्वॉल्व थे कि वो खुद उसका रिजल्ट चेक किया करते थे। हाँ, तो बाहरी तौर पर देखा जाए तो सफलता बस कुछ ही कदम दूर लग रही थी। लेकिन फिर रात के उसी एकांत में पढ़ते पढ़ते होने वाली उस दिमागी थकान के बीच एक ऐसी घटना होती है जो इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देती है। वो थकान मिटाने के लिए इंस्टाग्राम खोलता है और बस यूं ही स्क्रॉल करने लगता है, राइट? जी बिल्कुल। और स्क्रॉल करते हुए एक साधारण सी प्रोफाइल सामने आती है। वो एक फॉलो रिक्वेस्ट भेजता है और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि देर रात तक पढ़ते हुए सोशल मीडिया पर जाना, दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, ये तो आज के समय में बहुत ही आम पैटर्न है। हाँ, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है शुरू में। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात होती है। बातों बातों में अविश उस साधारण सी लड़की को मजाक में एक नाम देता है, मोनालिसा। अब ऊपरी तौर पर देखने में ये एक मासूम सा मजाक लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे कुछ तो था। क्या इसका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ हो सकता है? मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही अहम संकेत है। जब कोई इंसान किसी अजनबी को मोनालिसा जैसा एक कलात्मक, दुर्लभ और रहस्यमयी उपनाम देता है, तो वो दरअसल उस व्यक्ति को एक ऊंचे आसन
या कहें एक पेडेस्टल पर बिठा रहा होता है। अच्छा, मतलब वो इसे एक आम इंसान नहीं मान रहा था। बिल्कुल नहीं। देखिए, कड़े संघर्ष और किताबों के बोझ और अकेलेपन के बीच जीने वाला इंसान अक्सर वास्तविकता से भागने के लिए अपने दिमाग में एक आदर्श दुनिया गढ़ लेता है। अभी ने उस लड़की को एक सामान्य इंसान के रूप में देखने के बजाय अपने उस अकेलेपन को दूर करने वाली एक परफेक्ट कलाकृति मान लिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। और ये एक जाना माना तथ्य है कि जब किसी को इंसान से ज्यादा एक आदर्श या भगवान का दर्जा दे दिया जाता है, तो फिर उसकी कमियों या गलतियों को देखने की जो हमारी तार्किक क्षमता होती है, वो लगभग खत्म हो जाती है। ये पेडेस्टल वाली बात बहुत कुछ साफ कर देती है, क्योंकि जब किसी को इस तरह से आदर्श मान लिया जाता है तो इंसान उन चेतावनियों या रेड फ्लैग्स को भी पूरी तरह से अनदेखा कर देता है, जो बिल्कुल उसकी आंखों के सामने चीख चीख कर सच बता रहे होते हैं। जी, और स्रोतों के अनुसार भी जैसे जैसे ये रिश्ता आगे बढ़ता है, इसमें प्यार कम और टकराव ज्यादा दिखने लगता है। हाँ, छोटी छोटी बातों पर तीखी बहस होना, और फिर उस लड़की यानी मोनालिसा द्वारा अवी को बात बात पर ब्लॉक कर दिया जाना, ये सब तो चल ही रहा था। लेकिन मुझे लगता है खतरे का असली सायरन तो तब बजता है जब मोनालिसा के पुराने प्रेमी की एंट्री होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो पुराना प्रेमी सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो वर्तमान में सक्रिय रूप से दखल दे रहा था। मतलब मोनालिसा का अपने उस पुराने प्रेमी से लगातार संपर्क में रहना, और फिर उस प्रेमी द्वारा अवी को फोन पर गालियां देना, उसे जान से मारने की धमकियां देना, ये तो बहुत सीरियस है। हाँ, किसी भी तार्किक इंसान के लिए ये एक स्पष्ट संकेत होता है कि भाई, इस रिश्ते से तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। ये एक बेहद जहरीला और असुरक्षित माहौल बन चुका था। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे कोई इंसान हाईवे पर तेज रफ्तार में कार चला रहा हो और डैशबोर्ड पर खतरे की लाल बत्ती पूरी चमक के साथ जल रही हो, इंजन से धुआं निकल रहा हो। हाँ, बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। लेकिन वो इंसान गाड़ी रोककर इंजन चेक करने के बजाय रेडियो की आवाज और तेज कर दे ताकि उसे इंजन के फटने की आवाज सुनाई ही न दे। सही बात है। और अवी के दो बहुत ही करीबी दोस्त भी थे, काजू और अवी नाम का ही उसका एक और दोस्त था। उन दोनों ने उसे बहुत ही साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि वो दिमाग की जगह दिल से सोच रहा है और ये रास्ता सीधा तबाही की तरफ जा रहा है। हाँ, उसे संभल जाना चाहिए था, लेकिन वो तो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। देखिए, यहाँ पर इंसान के व्यवहार को समझने के लिए संक कॉस्ट फैलेसी का सिद्धांत बहुत सटीक बैठता है। क्या हम इसे थोड़ा आम जिंदगी के उदाहरण से जोड़कर देख सकते हैं? श्रोताओं के लिए ये समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। बिल्कुल। संक कॉस्ट फैलेसी को एक डूबते हुए व्यापार की तरह समझा जा सकता है। जब कोई इंसान किसी प्रोजेक्ट या रिश्ते में अपना इतना ज्यादा समय, पैसा या अपनी इतनी गहरी भावनाएं निवेश कर चुका होता है, तो उसके लिए उस चीज को छोड़ना नामुमकिन सा लगने लगता है। अच्छा, मतलब उसे लगता है कि अगर उसने अब कदम पीछे खींचे तो उसकी अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एकदम सही। अवी ने इस रिश्ते में अपना इतना कीमती वक्त और अपनी ऊर्जा लगा दी थी कि वो पीछे हटने को अपनी निजी हार मान रहा था, और इस कड़वी वास्तविकता से बचने के लिए उसने एक भ्रम का सहारा लिया। तभी वो बार बार दोहराता था कि वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। हाँ, उसका ये मानना असल में दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को ये विश्वास दिलाने की एक हताश कोशिश थी कि उसका फैसला गलत नहीं हो सकता। मैं आपकी इस संक कॉस्ट वाली बात को पूरी तरह से समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। मतलब क्या ये सिर्फ निवेश किया हुआ समय या भावनाएं थीं? मुझे लगता है कि जब कोई इंसान धमकियां सुन रहा है, गालियां खा रहा है और उसके दोस्त उसे समझा रहे हैं, तो वहां संक कॉस्ट से ज्यादा एक तरह की अंधी जिद हावी हो जाती है। आप कहना चाह रही हैं कि वो सच्चाई स्वीकार ही नहीं करना चाहता था? हाँ, मेरा मतलब है कि ये वो जिद थी जो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो किसी इंसान को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। आपका ये नजरिया बिल्कुल सही दिशा में है। ये सिर्फ भावनाओं का निवेश नहीं था, बल्कि एक तरह के बौद्धिक अहंकार की भी बात थी। बौद्धिक अहंकार मतलब इंटेलेक्चुअल ईगो? जी, एक ऐसा छात्र जो यूपीएससी जैसी परीक्षा निकाल सकता है, उसका अवचेतन मन यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि वो एक बुनियादी फैसले में इतना गलत साबित हो सकता है। ये ईगो का वो रूप है जो अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय स्थिति को अपने हिसाब से मोड़ने की जिद करता है। और इसी जिद के बीच जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उसका एकेडमिक फोकस। मतलब इन सारी मानसिक उथल-पुथल, गालियों और धमकियों के बावजूद अवी का यूपीएससी प्री एग्जाम फिर से क्लियर हो जाता है। हाँ, और ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी।
उसके जीजाजी ने खुद आधिकारिक रिजल्ट देखकर उसे ये खुशखबरी दी थी। बिल्कुल। और उसने प्रयागराज जैसे बड़े कोचिंग हब में जाने का विकल्प छोड़कर अपने ही शहर के उसी छोटे से कमरे में रहकर दिन रात पढ़ाई की। ये साबित करता है कि उसमें एकाग्रता या बौद्धिक क्षमता की कोई कमी नहीं थी। भारी खतरे तो अपनी जगह थे ही, लेकिन इस कहानी में असली और सबसे गहरी दरार तब आती है जब बाहरी दुनिया नहीं बल्कि अवी के अपने ही अंदर का एक अहंकार जागता है। और मुझे लगता है इसी अहंकार ने इस रिश्ते की बुनियाद में झूठ और छलावे की एंट्री करवा दी। जी, ये इस पूरी केस स्टडी का सबसे जटिल और मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे दिलचस्प मोड़ है। यहाँ आकर ये देखा जा सकता है कि कैसे सफलता भी इंसान की निर्णय लेने की क्षमता को अंधा कर सकती है, खासकर तब जब वो सफलता उसके अहंकार को पालने का काम करे। अगर हम घटनाक्रम को देखें तो साल 2026 की शुरुआत होती है। 22 जनवरी 2026 को अभी एक ASI एग्जाम का मेडिकल देने जाता है और फरवरी में उसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। हाँ, उसका इस परीक्षा में अंतिम रूप से चयन हो जाता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर। किसी भी आम छात्र के लिए तो ये एक बहुत बड़ा जश्न मनाने का मौका होता है। मतलब सालों की मेहनत के बाद एक पक्की सरकारी नौकरी का सपना हकीकत बन रहा था। लेकिन अभी उस नौकरी को ज्वाइन ही नहीं करता। और कारण क्या था? क्योंकि उसे लगता है कि ये पद उसके मानसिक स्तर या उसकी योग्यता के हिसाब से बहुत छोटा है, वो इससे भी बड़ी नौकरी पा सकता है। ये तो वही बात हो गई कि उसका अहंकार उसे एक सुरक्षित भविष्य चुनने से रोकता है। और बात सिर्फ नौकरी को ठुकराने तक सीमित नहीं रहती है, वो इस सच्चाई को एक बहुत ही अजीब तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। वो अपने अंतिम चयन की इस बात को अपने सबसे करीबी दोस्तों तक से छिपा लेता है। सच में ये बात किसी की भी गले नहीं उतरती। सोचिए, जिसके पास अपनी सफलता का सबसे पक्का सबूत है, जो एक कठिन सरकारी परीक्षा पास कर चुका है, वो उस सबूत को दुनिया से छिपा रहा है। हाँ, और वो सिर्फ और सिर्फ मोनालिसा और उसकी बहन को दिखाने के लिए व्हाट्सएप पर एक प्राइवेट स्टेटस लगाता है। और जब मोनालिसा उस स्टेटस को देखकर अवी के दोस्तों से पूछती है कि क्या अवी का रिजल्ट आया है, तो दोस्तों को कुछ पता ही नहीं होता। स्वाभाविक सी बात है। इस घटना से मोनालिसा के मन में शक का एक बहुत बड़ा बीज बो दिया जाता है। उसे लगता है कि अवी झूठ बोल रहा है। और इस शक को दूर करने के बजाय अवी एक और झूठ गढ़ देता है कि उसका एक अन्य एग्जाम निकल गया है, जो कि असल में नहीं निकला था। मनोविज्ञान में इसे डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा तंत्र कहा जाता है, लेकिन ये उसका एक बहुत ही विनाशकारी रूप था। कैसे? मतलब वो क्या हासिल करना चाह रहा था इससे? एक तरफ तो वो मोनालिसा को यह साबित करना चाहता था कि वो जीवन में कुछ बड़ा कर सकता है, इसलिए उसने वो प्राइवेट स्टेटस लगाया। लेकिन दूसरी तरफ उसने ASI का असली एडमिट कार्ड और रिजल्ट होते हुए भी मोनालिसा को नहीं दिखाया। इसे रक्षा तंत्र या पुनिटिव माइंडसेट कहना तो शायद इस व्यवहार को बहुत तकनीकी और हल्का बना देता है। क्या ये सीधे सीधे एक तरह की दुर्भावना या बदला लेने की नीयत नहीं थी? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मतलब एक इंसान अपनी ही कामयाबी को हथियार कैसे बना सकता है? आप सच बोल रहे हैं, आपके पास सरकारी मोहर लगा सबूत है, फिर भी आप उसे इसलिए छिपा रहे हैं ताकि सामने वाला तड़पे। ये तो अजीब है ना? यही तो अहंकार का सबसे स्याह पहलू है। अभी के मन में ये बात बहुत गहराई तक बैठ गई थी कि जब वो उस परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तब मोनालिसा ने उसे बेइंतहा मानसिक परेशानी दी थी, उसे बार बार ब्लॉक किया था। अच्छा, तो वो बदला ले रहा था? जी, इसलिए अब जब वो सफल हो गया है, तो वो उस असली एडमिट कार्ड को ढाल नहीं बल्कि एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वो उसे ना दिखाकर उस लड़की को मानसिक रूप से परेशान करना चाहता था, उसे उस दुख का एहसास कराना चाहता था जो उसने खुद झेला था। बाप रे, तो बहुत ही टॉक्सिक है। हाँ, रिश्ते में जब ईगो इस कदर हावी हो जाता है, तो इंसान खुद को सही साबित करने या सामने वाले को सजा देने के लिए अनजाने में खुद की ही विश्वसनीयता को दांव पर लगा देता है। अपनी सफलता के सबूत को हथियार बनाना उसके पतन की सबसे बड़ी वजह बना। और मुझे लगता है इसी अहंकार और आधे अधूरे सच के खेल ने अंततः उस बड़े विस्फोट की नींव रखी जिसने उसकी सालों की तपस्या पर एक ऐसा सवालिया निशान लगा दिया जिसे वो कभी मिटा नहीं सका। बिल्कुल, कहानी ये मार्च के महीने में पहुंचती है और शक की दीवार अब इतनी ऊंची हो चुकी है कि उसके आर पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मोनालिसा अत्यधिक गुस्से में आकर उससे वो एडमिट कार्ड मांगती है और अवी उस पल बिल्कुल चुप रह जाता है। और वो इसलिए चुप नहीं था कि उसके पास ASI का एडमिट कार्ड नहीं था, बल्कि वो इसलिए चुप था क्योंकि उसे खौफ था कि अगर उसने वो कार्ड दिखाया तो उसका जो दूसरा झूठ था
कि उसका एक और एग्जाम निकल गया है, वो पकड़ा जाएगा। मतलब एक छोटे से झूठ को छुपाने के लिए बोला गया दूसरा झूठ अंततः इंसान के सबसे बड़े सच को भी निगल जाता है। एकदम सही। संवाद की कमी, बदला लेने की भावना और ये छोटे छोटे झूठ उस आधारभूत विश्वास को दीमक की तरह चाट गए जिस पर कोई भी इंसानी रिश्ता टिका होता है। और फिर वो क्षण आता है जो इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। मोनालिसा उस पर सीधा इल्जाम लगाती हैं कि अभी पढ़ाई कर ही नहीं रहा था, वो तो सिर्फ यहाँ वहां घूम रहा था और उसे बेवकूफ बना रहा था। ये तो बहुत बड़ा आरोप था। हाँ, उस लड़के के लिए जिसने अपने शहर के एक छोटे से कमरे में खुद को कैद करके दुनिया जहान से कटकर रात रात भर जाग के पढ़ाई की हो, ये आरोप किसी तेज धार वाले खंजर से कम नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा आघात तो अभी बाकी था। मोनालिसा उससे कहती है कि वो उसके पापा को कॉल करे, मेरा मतलब है मोनालिसा के पापा को कॉल करे, और खुद अपने मुंह से माने कि उसका तो यूपीएससी का प्री एग्जाम भी नहीं निकला था। हे भगवान, जबकि हकीकत ये थी कि उसका प्री एग्जाम बहुत अच्छे अंकों से निकला था। जी बिल्कुल। यहाँ तो बचपन में सुनी वो शेर आया वाली कहानी का बिल्कुल उल्टा रूप देखने को मिलता है। हाँ, द बॉय हु क्राइड वुल्फ। हाँ, उस कहानी में लड़का बार बार झूठा मजाक करता है, इसलिए जब सच में शेर आता है तो कोई यकीन नहीं करता। लेकिन यहाँ स्थिति अलग है। एक इंसान ने अपने अहंकार में आकर सिर्फ एक जगह झूठ बोला था, और उस एक मूर्खतापूर्ण झूठ की वजह से उसका सबसे बड़ा सच भी अब एक झूठ मान लिया गया। उसकी सालों की तपस्या, उसका निकला हुआ सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। वही तो, उसकी पूरी पहचान, एक मेहनती और मेधावी छात्र की उसकी छवि जो उसने बरसों में गढ़ी थी, वो उस एक पल में चकनाचूर हो गई। और ये जो पहचान का संकट होता है, जिसे हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं, ये इंसान को भीतर तक तोड़कर रख देता है। मैं समझ सकती हूँ। देखिए, जब इंसान के सच और झूठ के बीच की लकीर मिट जाती है और वो व्यक्ति जिस पर वो दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही उसकी पूरी हस्ती, उसकी पूरी मेहनत को सिरे से नकार दे, तो इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि अब उसके पास खड़े रहने के लिए कोई आधार ही नहीं बचा है। और शायद यही वो बिंदु था जहां से अवी उस गहरे अंधकार में चला गया, जहां से वापसी का रास्ता खोजना लगभग असंभव हो जाता है। जी, स्रोत के अंतिम हिस्से एक ऐसे टूटे हुए दिल की रात का वर्णन करते हैं जो किसी को भी सहरा सकता है। हाँ, वो अपने कमरे में बिल्कुल अकेला है, चारों तरफ गहरा सन्नाटा है, और वही किताबें हैं जो कभी उसका गुरूर हुआ करती थी। उसे उस लड़की से ज्यादा खुद पर और अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा है। उसे ये बात समझ आ रही है कि उसकी एक बचकानी गलती, उसके एक छोटे से ईगो ने उसका सब कुछ छीन लिया। और उस बेतहाशा दर्द, उस बेचैनी को शांत करने के लिए वो लड़का, जिसने शायद कभी शराब की बोतल को हाथ तक नहीं लगाया था, बिना पानी मिलाए शराब की पूरी बोतल एक ही बार में पी जाता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन या खुद को तबाह करने का प्रयास था। उस भयानक मानसिक पीड़ा और उस अपराध बोध को शून्य करना चाहता था जो अब उसके बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। उस नशे की भयानक हालत ने जब कमरा घूमने लगता है, उसे अपने माँ बाप, अपनी दीदी और उस परिवार का ख्याल आता है जिसने उस पर इतना भरोसा किया था। एक पल के लिए उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। यहाँ तक कि उसके मन में अपनी जीवन लीला समाप्त करने, आत्महत्या तक का विचार आ जाता है। ये बहुत ही दुखद है। सोचिए, एक लड़का जो कुछ समय पहले तक एक शानदार भविष्य की दहलीज पर खड़ा था, जो एक ऑफिसर बनने वाला था, वो आज इस खौफनाक मोड़ पर खड़ा है। लेकिन इस पूरे विनाश के बीच एक बात जो सबसे ज्यादा झकझोरने वाली है, वो ये थी कि इस सब के बावजूद, इन सारी गालियों, शकों, धमकियों और झूठे इल्जामों के बावजूद, नशे में धुत उस लड़के के दिल के किसी कोने में अब भी यही चल रहा था कि मोनालिसा ही दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। उफ, ये तो हद है। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे क्रूर विरोधाभास इसी बात में छिपा है। मैं समझ रही हूँ कि आप किस विरोधाभास की बात करें। अवी को एक मेधावी और मेहनती छात्र किस चीज ने बनाया था? उसकी उसी जिद ने, राइट? बिल्कुल सही कहा आपने। 2 बार परीक्षा में फेल होने के बाद भी हार न मानने की उसकी अंधी जिद। ये जिद, ये अड़ियलपन किताबों और परीक्षाओं के लिए तो एक बहुत बड़ा गुण साबित हुआ जी। लेकिन जब यही जिद उसके प्रेम संबंध में आई तो ये उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। हाँ। वो प्यार में अपनी हार मानना या पीछे हटना नहीं सीख पाया। वो ये बुनियादी बात नहीं समझ पाया कि परीक्षा के पन्ने और इंसानी रिश्ते बहुत अलग-अलग नियमों से चलते हैं। एकदम सही। एक फेल होती हुई परीक्षा को ज्यादा मेहनत और जिद से पास किया जा सकता है, लेकिन एक जहरीले होते हुए रिश्ते में ज्यादा जिद करना सिर्फ इंसान को ही खत्म करता है।
वो सही समय पर चीजों को छोड़ना या लेट गो करना नहीं सीख पाया। एक ही गुण जो किसी को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, अगर गलत जगह और गलत इंसान पर इस्तेमाल हो तो वो कैसे उसे पाताल में भी गिरा सकता है। ये कहानी उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। सही बात है। अगर हम इन सभी स्रोतों और इस विस्तृत डीप डाइव का सार निकालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जीवन में सफलता सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि किसी ने कितनी किताबें पढ़ी हैं या कोई कितने घंटे उस टेबल लैंप के नीचे बैठकर पढ़ाई कर सकता है। असली परीक्षा तो इस बात की होती है कि कोई इंसान अपनी भावनाओं, अपनी असुरक्षाओं और सबसे बढ़कर अपने अहंकार को कैसे संतुलित करता है। बिल्कुल। एक छोटा सा झूठ, खुद को सही साबित करने का एक छोटा सा अहंकार से भरा प्रयास कैसे किसी के पूरे अस्तित्व, उसकी पूरी पहचान पर भारी पड़ सकता है, ये अवी की कहानी से बेहतर शायद ही कोई समझा सकता है। किताबी ज्ञान किसी भी इंसान को देश की सबसे कठिन परीक्षा तो पास करवा सकता है, लेकिन जीवन की परीक्षा पास करने के लिए इंसान को खुद के भीतर झांकना, अपनी कमियों को स्वीकार करना और अपने ईगो को नियंत्रित करना आना ही चाहिए। वरना सारी मेहनत, सारे पास किए हुए एग्जाम एक झटके में शून्य हो जाते हैं और बचता है तो सिर्फ पछतावा। और यही विचार हमें उस सवाल की तरफ वापस ले जाता है जो हमने शुरुआत में उठाया था कि कैसे एक सीधा रास्ता तबाही की तरफ मुड़ जाता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। जब कोई इंसान किसी भी लक्ष्य के पीछे, चाहे वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी पाना हो या फिर किसी एक इंसान के साथ एक आदर्श रिश्ता बनाने की चाहत हो, इस हद तक अंधा होके भागने लगता है, तो वो कौन सा बारीक सा क्षण होता है जब वो समर्पण, वो कड़ी मेहनत एक विनाशकारी जुनून में बदल जाती है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या दूसरों से बोले गए झूठ वाकई में इतने खतरनाक होते हैं, या फिर उससे कहीं ज्यादा खतरनाक वो मनगढ़ंत कहानियां होती हैं जो इंसान अपने अकेलेपन में प्यार और आदर्श के नाम पर हर रोज खुद को सुनाता है।